तो पहला जो टॉपिक है क्या है जी, सेल। क्या है जी, तो सेल माने होता है क्या जी, कोशिका। सेल माने, सेल से कई सारी चीजें होती है। सेल माने बैटरी भी होती है, सेल आता है ना जो लगाते हैं, तो उसको भी सेल। एक वहां पे भी सेल पढ़े थे, ठीक ना जी। कहाँ पे, जब विद्युत वाला चैप्टर पढ़े थे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल पढ़े थे। तो सेल माने ये हमारी कोशिका है। क्या जी, कहा जाता है जो सजीव होते हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, कोशिकाओं से। किससे जी, कोशिकाओं से। तो हम लोग जब परमाणु पढ़ रहे थे, क्या जी, तो उसमें कहे थे कि जो पदार्थ है उसकी सबसे जो छोटी संरचना है, जो सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या बोले थे, परमाणु। क्या बोले थे, बोले थे ना परमाणु। लेकिन क्या परमाणु के अंदर और भी तो कण थे, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था ना। तो लेकिन मत कह रहा है कि परमाणु जिसे वहां पे सबसे छोटी इकाई थी, यानी कोई भी द्रव्यमान, जो कोई भी पदार्थ बनेगा तो वो किससे बनेगा, परमाणु से। तो उसी प्रकार क्या है, अगर और देखें तो जैसे ये घर है, क्या जी, तो ये घर किससे बना होगा, तो अगर इसकी जो मूलभूत इकाई होगी वो कहेगी ईंट है। क्या है जी, बिना ईंटा का बना दोगे, जैसे गिट्टी बालू रही तो कौन से घर बन जी, नहीं। उसके लिए मेन इकाई क्या है, ईंट का होना जरूरी है। ईंट का, बिना ईंट या पत्थर का, पत्थर को जोड़ जोड़ के घर बना सकते हैं, ठीक ना। तो मेन चीज क्या है, ईंटा है घर के लिए, ठीक ना। तो उसी तरह और किसी पदार्थ के लिए मेन इकाई क्या है, परमाणु। क्या है जी, तो उसी तरह जीवों या सजीवों की जो मेन इकाई है, जो रचनात्मक और क्रियात्मक, जो क्रिया करती है, जो रचना करती है, जो निर्माण करती है, जो वृद्धि करती है, तो वो कौन है जी, कोशिका। उस इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं जी, कोशिका। तो कोशिका समझ में, जितने भी सजीव हैं वो किससे बने होंगे, कोशिकाओं से। ऐसा नहीं कि कोशिका बस सबसे छोटा है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज, जैसे परमाणु के अंदर कण थे, उसी तरह कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। इतना हो गया। कह रहा है कि शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। पादपों एवं जंतुओं के जीवन की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं क्या, कोशिका। यानी जो पादप माने पौधे, पादप माने जंतु, समझ ही रहे हो। तो पादप जंतुओं की जो सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई है जीवन की, उसी को क्या कहते हैं, ये कह रहे खोज। तो सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक साहब ने। किसने जी, 1664 ईस्वी या 65 ईस्वी यहाँ दिया रहता है। तो 1664 मृत कोशिका। क्या जी, मृत कोशिकाओं कहाँ पे, कार्क के टुकड़े पर। कार्क के, तो कार्क जानते हो आप, कभी बैडमिंटन खेले हो तो बैडमिंटन के पीछे एक सफेद सा वो लगा रहता है ना, स्पंज टाइप का, तो वो कार्क का बना होता है। क्या होता है जी, तो वो किसी न किसी क्या होता है, किसी न किसी पेड़ से निकाला गया होता है। तो ये उसी पे क्या देखे थे, किसको, मरी हुई कोशिकाओं को। वो सबसे पहले एक सूक्ष्मदर्शी बनाए थे अपना खुद का, और उसी से उन्होंने कार्क के टुकड़े पर किसको देखा था, मृत कोशिकाओं को। किसको जी, मृत। तो सबसे पहले खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। किसकी, मरी हुई कोशिकाओं का, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी, इनको जीवाणु की खोज भी इन्हीं ने किया था, जीवाणु की खोज भी। तो इन्होंने 1774 यानी 10 साल बाद 1674 में जीवाणु की कोशिका की, जो जीवाणु था उसी की कोशिका का क्या किया था, खोज। और जीवाणु उस समय क्या था, जीवित। तो इसलिए पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। कह रहे एक कोशिका अपने आप में एक जीव होती है, यानी कि जो कोशिका है वो हो सकता है अपने आप में क्या है, जीव हो सकती है। यानी जिसे हमारा जो है निर्माण बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक ना। लेकिन एक आगे अकेली कोशिका है तो वो भी एक जीव हो सकती। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से बनते हैं, जैसे अमीबा। क्या जी, तो अमीबा एक ही कोशिका से बना हुआ है। यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब एक ही कोशिका के बने होते हैं। तो यानी इसका मतलब वो भी भोजन कर रहे होंगे, वो भी श्वसन कर रहे, सारी क्रियाएं कर रहे होंगे कि नहीं, उनमें भी प्रजनन हो रहा होगा। यानी कि एक कोशिका अपने आप में क्या होती है, जीव हो सकती। फिर कह रहा है कि मानव की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, पुरुषों का शुक्राणु, पुरुषों का, जिसको कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं जी, प्रजनन क्रिया के दौरान जो पुरुषों से स्पर्म निकलता है उसको, वही क्या है, पुरुषों यानी मेल में सबसे छोटी, जो मानवों में सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, पुरुषों का शुक्राणु। और सबसे बड़ी है महिलाओं का अंडाणु। क्या है जी, महिलाओं का
अंडाणु। उसके बाद कह रहे सबसे लंबी, तो सबसे लंबी जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है जी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है, जिसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं जी? ये पूछ देता है सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो मानव में कौन सी सबसे लंबी? न्यूरॉन। कौन जी? न्यूरॉन। और मानव में सबसे छोटी सबसे बड़ी ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जीवों में, जिसे सभी जीवों की बात करेंगे तो उसमें सबसे छोटी वो सबसे बड़ी कोशिका होगी। तो कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा एक क्या होता है, एक पौधा होता है, तो उसकी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी होती है। सबसे, तो मतलब माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी, और शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे, इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद कह रहे हैं कोशिका से शरीर का निर्माण। अब इसमें जब कोशिका पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। जंतु कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, एक यूकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। तो उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको मेन क्या है, हमारा ये टॉपिक है। तो कह रहे कोशिका से शरीर का निर्माण कैसे होता है? कोशिका से शरीर का, तो कोशिका से सबसे पहले उत्तक बनता है, यानी कई कोशिकाएं मिल जाएंगी तो किसका निर्माण होगा? क्या बन जाएगा? उत्तक। क्या बनेगा जी? जब कई कोशिकाएं मिलेंगी तो उत्तक। जब कई उत्तक मिल जाएंगे तो कौनो न कौनो क्या बन जाएगा? अंग। क्या बनेगा? अंग। और अंग मिल गए तो शरीर। अब यहाँ से एक भी, जिसे हमारा बॉडी है ना, अगर हम अपने बॉडी के अंगों को अलग अलग करते जाएं, क्या करते जाएं? कोनो मूड़ी उठा के ले गया उधर, कोनो हाथ लगा के नोच नाच के ले गया, ऐसे भी अब एक थोड़ा हाथ लगे, अब इसको अलग अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको अलग करते करते चले जाएं। तो अगर शरीर को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अंग। अंग को तोड़े तो उत्तक। उत्तक और तोड़ेंगे तो कोशिका के अंदर घुसेंगे तो बहुत सारी चीज मिलती। जैसे परमाणु को तोड़े थे तो क्या मिला? तो परमाणु के अंदर कर, उसी तरह कोशिका के अंदर क्या शरीर, एक कोशिका में भी श्वसन जनन पोषण आदि क्रियाएं होती। यानी यहाँ पे तो शरीर बन गया। शरीर में जैसे हमारा जो शरीर है उसमें तो सारी क्रियाएं हो रही। अगर अकेली कोशिका है तो उसमें भी क्या हो रहा है? जिसे हमारा पूरा शरीर किस कोशिकाओं से मिलकर बना, तो जो कोई भी अगर यहाँ पे कोशिका है तो उसके अंदर भी वो भी सांस लेगी, वो भी क्या करेगी? उसमें भी मतलब पोषण होगा। जनन कब होगा? जब वो अकेला कोई जंतु रहेगा तब वहां पे। यहाँ पे जनन नहीं होगा, ठीक ना? एक हाथ उठ हाथ ना हो जी, ठीक ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया। तो शरीर का निर्माण कैसे होता है? कोशिका, कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। क्या बनेगा? क्या बनेगा? उत्तक से क्या बनेगा? अंग। अंग से शरीर। क्या बन गया? अब कह रहे कोशिका के भाग, कोशिका के, यानी कोशिका के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे टर्म मिलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसमें मेन पार्ट्स का बस खाली यहाँ पे क्या लिखा है? नाम। क्या लिखा जी? यानी कोशिका के अंदर ये सारे मेन चीजें पाई जाती। तो जीव द्रव्य मिलेगा, कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, गुणसूत्र। क्या होता है जी? उसके अंदर और भी चीजें होती है। ये मेन है। क्या जी? मेन उसके जब पढ़ेंगे कोशिका के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद लिखा है एक गुणसूत्र। क्या लिखा है जी? तो गुणसूत्र ये लिखा है यक्ष और वाई। यक्ष और, तो मनुष्य जो जीव जंतु होते हैं उनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं जी? तो गुणसूत्र होते हैं। कितने जी? कितने जी? गुणसूत्र होते हैं कितने? और कितने होते हैं ये बता रहे हैं अभी। ये 2 टाइप के होते हैं। जिसे अगर मनुष्यों की बात करें, यक्ष और यक्ष वाई, तो ये जो अगर मनुष्यों की बात करें तो इनमें कुल 23 जोड़े सूत्र होते हैं। कितने जी? कितने? 23 जोड़े। कितने जी? 23, यानी कुल 46 है। कुल 46 है। अगर कम बेसी हो जाएगा तो कौनो न कौनो रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? आप सुनो, जैसे कि आप जो ट्रांसजेंडर होते हैं, क्या होते हैं? किन्नर। देखे हो किन्नर मतलब समझते हो? अरे वो जो ऐसे उनको किन्नर बोलते हैं। तो उनमें यही थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए उनका विकास एक नॉर्मल मनुष्य की तरह नहीं होता है। तो अब गुणसूत्र है। तो अब इसमें मेरे बताने के यहाँ पे लिखने का कारण यह है ना कि जिसे हमारे समाज में क्या होता है कि यही निर्धारित करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की। जिसे हमारे समाज में क्या है? लड़का और, तो लड़का और लड़की पैदा होना किस पे डिपेंड करता है? गुणसूत्र पे। किस पे जी? तो ये जो गुण होता है, जिसे महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वो बस खाली यक्ष होता है। क्या होता है? क्या होता है? यक्ष। और महिलाओं में क्या होता है? यक्ष और यक्ष। पुरुषों में होता है यक्ष और वाई। यक्ष और, तो महिला के पास तो दोनों यक्ष है। क्या है? दोनों यक्ष होता है।
अगर महिला का यक्ष, अगर इसमें महिला का और यक्ष और पुरुष का यक्ष यक्ष मिलेगा तब जाके होती है लड़की। क्या होती है? तब लड़कियां पैदा होती हैं। क्या होती हैं? और जब वाई इसका जाके कनेक्ट करेगा तब जाके क्या होता है? लड़का। क्या है जी? तो ये जो लड़का और लड़की का गुण है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पुरुष के ऊपर। क्या है जी? किसके ऊपर डिपेंड है? पुरुषों के ऊपर। औरतों में तो सिर्फ एक ही टाइप का गुणसूत्र है, सिर्फ क्या है? यक्ष है। और महिलाओं में क्या है? यक्ष और वाई। अगर यक्ष और वाई, तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर लड़कियां पैदा होती हैं तो औरतों को दोष दिया जाता है। अरे दिया जाता है ना, उनके साथ बहुत मानसिक कैसे झेलती हैं पता नहीं। हमारे समाज में ये सारी क्या है? विडंबनाएं है ना। तो ये किसका दोष है? मनुष्य यानी जो पुरुष है उसका। ये हो गया। अब उसके बाद है सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का तो जो सजीव हैं उनका क्या करेंगे? वर्गीकरण। अब इसमें वर्गीकरण का मतलब उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना। काहे बदे बांटेंगे? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अरे कुछ ना कुछ रीजन होगा ना। उनका वर्गीकरण का मतलब होता है कि हमारे धरती पे इतने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं कि उनका नाम याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। अरे हो जाएगा ही नहीं। उनके गुणों को पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना बहुत क्या हो जाएगा? कठिन। अगर मैं क्या करूं कि जो एक जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको एक कैटेगरी में, और जिसे हमने कहा जो एक जैसा समान गुण रखने वाला है उसका अलग कैटेगरी, तब उस कैटेगरी में पढ़ेंगे तो सबको पढ़ लेंगे। अरे सबको पढ़ सकते हैं। जो दूसरे गुण के हैं उन उस गुण वाले उन सबको एक कैटेगरी में, जो अलग है उनको, अगर ऐसे मैं कैटेगरी में बांट दूं तो पढ़ना, याद करना और समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। नहीं तो इतने जीव जंतु हैं कि भेजा क्या हो जाएगा? याद नहीं होगा। क्या होगा? याद होगा। अगर अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जिससे कि अब क्या हो जाए कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को एक का संगे पढ़ाने लगे, समझ में आएगा? नहीं, अलग अलग बांटा गया है ना हर एक चीज। तो उसी तरह जो जीव जंतु थे या जो सजीव थे उनको अलग अलग किसमें वो उनका वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? उनका अरे सजीव मतलब समझते हो ना। तो सजीवों का वर्गीकरण करे, एक डिफिनेशन टाइप के करे, समानता व असमानता के आधार पर। समानता व यानी जो समान गुण है उनको एक तरफ, जो असमान गुण वाले हैं उनको एक तरफ। पर दुनिया के असंख्य जीव जंतुओं पेड़ पौधों के बारे में सुविधा पूर्वक अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया। यानी कि हम जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में सुविधा पूर्वक अध्ययन करने के लिए समानता और असमानता के आधार, यानी कौन कौन एक समान का है, कौन कौन अलग कैटेगरी का, तो उनके बारे में सुविधा पूर्वक अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग क्या किया गया? समूहों में बांट दिया गया। उसी को कहते हैं सजीवों का वर्गीकरण। इसे ही सजीवों का वर्गीकरण कहते हैं। इसमें इससे क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी एक के बारे में पढ़ेंगे तो सबके बारे में पढ़ लेंगे। जिसे आपने वहां पे सुने होगे, पढ़े होगे, हम लोग पढ़े पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व हैं। तो जो एक जैसे गुणधर्म वाले होते हैं उनको एक तरफ, जो अलग होते हैं उनको एक तरफ। यानी एक के पढ़ो इसके जैसा सभी का गुणधर्म होगा। यानी धातुओं, अगर हम धातु पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो धातु जितनी भी धातु होगी सबका गुण एक जैसा होगा। अरे धातुएं चमकती हैं, यानी जितनी भी धातु रहेंगी सब क्या करेगी? चमकेगी। अरे चमकेगी ना। तो उसी तरह ये क्या आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब उसके बाद कह जंतु। अब इसमें दूठ है। सजीवों में दो चीज होता है, एक तो होता है पौधे होते हैं और एक जंतु होते हैं। तो यहाँ पे देखो मेन वर्गीकरण नहीं है, ये कुछ गुण है उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है, ठीक ना। एक जगत होता है। क्या होता है जी? जीव जगत। तो उसमें अलग तरीके से बहुत सारे संघ होते हैं, जातियां होती हैं, उपजातियां होती हैं, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। तो कह रहे जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का वर्गीकरण कह रहे कि निम्नलिखित आधार पे किया गया। तो कुल 1 2 3 और 4, 1 2 3 और कह रहे कि संरचना के आधार पे किसी जी, यानी उनकी रचना किस आधार पे की गई है। तो इसमें कौन भाग लेगा? कोशिका, क्योंकि संरचनात्मक इकाई क्या थी? कोशिका। तो कह रहे संरचना के आधार पे मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की, तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होगी, कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी। कह रहे फिर प्रजनन विधि के आधार पे। तो प्रजनन मतलब कि वो बच्चे कैसे पैदा कर रहे हैं। अंडा दे रहे हैं, कुछ जीव अंडा देते हैं, कुछ जीव बच्चे पैदा करते हैं। अरे है कि नहीं?
तो उस आधार पे फिर कह रहे वास स्थान के आधार, यानी रहने के वो कहाँ रहते, जल में कि थल में कि वायु में कि दोनों जगह, ठीक ना। तो ये हो गया। अब आते हैं कहाँ पे, कह रहे संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे जब कहेंगे तो हम कोशिका की बात करेंगे, किसकी जी, कि यानी उसकी जो निर्माण, उसकी संरचना है, उसमें एक ही कोशिका है कि एक से ज्यादा है, एक से। तो ये कह रहे संरचना के आधार पे एक कोशिक, क्या जी, एक कोशिक, इसके नाम से पता चला है कि एक ही कोशिका होगी, क्या होगी, यानी बहुत छोटी सी कोशिका होगी। ये सब हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं, यानी आंख से हमको दिखाई कोशिका हमको नग्न आंखों से, उसके लिए क्या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें। तो कह रहा है कि कहाँ चला गया, एक कोशिक, ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, यानी जिनका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होता है, उसे कहते हैं एक कोशिक जीव। इसमें कुछ उदाहरण है, अमीबा, नाम सुने हो आप, देखोगे फिगर ऐसे करके बनाया होता है, अरे बनाया होता है, किताबों में देखे होगे, ठीक ना। तो अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम और ईस्ट कुछ नहीं है, वही जो दहिया लग जाता है ना, तो वही है, कह रहे अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ईस्ट। एक रहा बहुकोशिक, क्या है जी, बहुकोशिक मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनका निर्माण हुआ होगा, ठीक है। उनामा में कह रहा बहु मतलब हऊ, घर के दुल्ही नहीं, अरे समझ आया। बहु का मतलब बहुत सारी, कोशिक मतलब कोशिकाएं। ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं बहुकोशिक जीव। क्या बोलते हैं, बहुकोशिक। इसमें कह रहा है हाइड्रा, घोंघा, चील, शेर, मछली, गाय, मनुष्य, तो इन सब में ये क्या है, इनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता। तो जब एक कोशिका से मिलकर बनेगा तो एक कोशिक, जब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनेगा तो बहुकोशिक। अरे समझ में आया, ये क्लियर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है भाई, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मेरु यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इसमें ऐसे होगा, कह रहे अकशेरुकी, क्या जी, मेरुदंड को कशेरुक भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कशेरुक, क्या बोलते हैं। तो कह रहा है कि अकशेरुक, जहां अ लग जाता है मैंने वो चीज गायब हो गई, वो चीज जिसे मान, अपमान, मान माने क्या होता है, सम्मान, अपमान तो क्या होगा, मान ना मिला तो के मान नहीं ना मिला, तो यही तरीका है। कशेरुक नहीं पाया जाए, कशेरुक का मतलब मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब रीढ़ की। तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको बोलते हैं अकशेरुकी जंतु। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी उन जंतुओं को कहेंगे अकशेरुकी जंतु। क्या कहेंगे, अकशेरुकी जीव। इसमें केचुआ, जोंक, तिलचट्टा, ऑक्टोपस, ऐसे बहुत हैं, कई हजार हैं, ठीक है ना, बहुत सारे नाम है। तो केचुआ, केचुआ देखते हो किसे चलता है, केचुआ ऐसा जानवर है, कुछ ऐसे होता है ना, एक लिंगी और द्विलिंगी, क्या होते हैं, एक लिंगी और एक लिंगी का मतलब एक ही मतलब अलग अलग रहेगा, ठीक ना, मादा अलग नर अलग। द्विलिंगी में नर मादा दोनों एक ही में होते हैं। तो केचुआ ऐसा ही है, केचुआ। तो अब यह कशेरुकी, क्या जी, तो कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी विद्यमान होती, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। करे स्तनधारी, स्तन यानी जो इसके पास चमड़ा होता है उनको बोलते हैं स्तनधारी। तो स्तनधारी में कौन आ गया, हम लोग आ गए, मनुष्य, जानवर, ये सब आ गया ना, पक्षी, मछलियां, मेढक। तो इन सब में मछली में कांटा होता है ना, कुछ मछलियों में नहीं, जैसे झींगा है क्यों मछली होती है। तो स्तनधारी, पक्षी, मछलियां, मेढक, तो ये सब ऐसे बहुत एग्जाम्पल है समझने के लिए हो गया। तो कशेरुक अकशेरुक हो गया। कशेरुक का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, अकशेरुक का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी। फिर कह रहे प्रजनन विधि के आधार पे, प्रजनन यानी इनका ये अपने वंश को किस आधार से बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कह रहा है अंडयुज और जरायुज। क्या कहते हैं जी, ये कुछ नहीं, अगर जो जंतु जो जीव अंडे देते हैं उनको कहते हैं अंडयुज। क्या बोलते हैं, जो जंतु अंडा देगा उसे क्या कहेंगे, अंडयुज। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, अंडे। और जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें कहेंगे जरायुज। क्या कहते हैं, तो अंडे देने वाले में जैसे मेढक, मछली, छिपकली, पक्षी, सर्प, कीड़े मकोड़े बहुत सारे अंडा देते हैं ना, तो ये सब इसमें। तो अंडयुज एग्जाम्पल आप समझ जाओगे अब, क्योंकि देख रहे हो आपको, हमने कहा ना बायोलॉजी आपके सामने क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के अपने यहाँ पढ़ना है बायोलॉजी में। अरे ये कुल घूम रहा है ना, तो देखो अभी अंडयुज हो गया, यू जरायुज हो गया। अंडे देने वाले को अंडयुज,
बच्चे पैदा करने वाले को जरा, इसमें मनुष्य, जानवर, चूहा, बकरी कुल का है, बच्चे पैदा होते हैं। अब कह रहे वास स्थान के आधार पे, वास, तो वास स्थान के आधार पे मतलब क्या हो जाएगा, यानी वो रहते कहाँ है, वो रहते धरती पे, हर जानवर कहीं न कहीं रहता है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, थल पे, कहाँ पे जी, यानी धरती जो जमीन है, क्या है जी, पानी में ले जाओगे तो मर जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि सिर्फ कहाँ रहते हैं, पानी में, पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाए। कुछ ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, नभ में, यानी आकाश में, कहाँ पे, तो यानी ऐसा नहीं कि धरती पर नहीं रहते हैं, वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं, आकाश में। जब उड़ेगा चलेगा उसका रास्ता कहाँ है, और चील है तो चील ऐसे फुदक फुदक के जमीन पे तो चली नहीं, वो कहाँ चलेगा। आदमी तो ऐसे पक्षी की तरह तो उड़ेगा नहीं, मेन उसके जो चलने का तरीका जहां चल रहा है उसी से उसका नाम हो गया। ठीक है, अस्थलीय जीव, क्या जी, स्थल माने होता है जमीन, स्थल माने तो जो ऐसे जीव जो जमीन पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उन्हें कहते हैं क्या, अस्थलीय जीव। क्या कहते हैं जी, क्या बोलेंगे, अस्थलीय जीव। क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, अस्थल। नाम से बस खाली आपको उसकी परिभाषा, ऐसे जीव जो कि जमीन पे रहते हैं, जो स्थल पे रहते हैं उन्हें कहते हैं स्थलीय जीव। उन्हीं को हम लोग कहते हैं थलचर। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं जी, क्या बोलते हैं, थलचर। क्या बोलते हैं। इस थलचर में भी हम लोग दो कैटेगरी ऐसे, मतलब कुछ जो ऐसे जीव जो मरुस्थल में रहते हैं, क्या है जी, तो उनको बोलते हैं मरुस्थली। क्या कहीं, यानी जो मरी हुई भूमि पे रहते हैं, मरुस्थल को कहते हैं मरी हुई भूमि। तो ऐसे जीवों को कहते हैं मरुस्थलीय जीव। जैसे ऊंट, क्या होता है जी, ऊंट होता है ना, तो जीव है गधा बब, तो हम जीव ना पढ़ा रहे हैं भाई, गजब बात है यार। का राजू, मरुस्थली कुछ ऐसे जो कि ध्रुवी इलाके, यानी जहां बर्फ ज्यादा जमी है तो वहां पे क्या होता है, ध्रुवी, क्या कहेंगे, ध्रुवी जंतु। तो जैसे पेंगुइन एक चिड़िया का नाम है, भालू, ध्रुवी भालू होता है, सफेद का, तो वो मतलब ध्रुवी टाइगर भी होते हैं। तो वो सब इधर आएंगे तो वो सब बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर उतना झेल नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। तो स्थलीय जीव हो गया, स्थली को कहते हैं थलचर, इसी में मरुस्थली हो जाएगा और इसी में ध्रुवी जंतु हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जलीय जीव। तो जलीय यानी ऐसे जीव जो कि जल में रहते हैं, जो कि जल में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, जलचर। क्या बोलते हैं जी, जल। तो जलचर में जैसे बहुत सारे, जैसे मछली हो गया, क्या हो गया, मछली। अब ऑक्टोपस, ऐसे बहुत से, केकड़ा, कछुआ नहीं कहेंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, कच्छू नहीं रहे, कच्छू उसमें रहता है। अब उसमें आओ वायवीय जीव, ऐसे बहुत हैं। जलीय जीव हो गया, इनको बोलते हैं जलचर, जलचर में जल में रहने वाले। अब कह रहे वायवीय जीव, क्या कहते हैं जी, वाय, नाम से देखो कह रहे वायु, यानी वायु में रहेगा। कहाँ पे, ऐसे जीव जो कि वायु में भ्रमण करते हैं, यहाँ रहते हैं, उनको बोलते हैं क्या, वायवीय। और उन्हीं का नाम एक अलग होता है, नभ। तो यहाँ से थलचर, जलचर और ऐसा भी तो पढ़ते हैं। तो स्थल पे स्थलीय, जलीय और वाय, यानी इस तरह पढ़ेंगे, स्थलीय, जलीय और वायवी, ऐसे पढ़ेंगे, थलचर, जलचर और नभचर। क्या पढ़ेंगे, और ये है क्या, तो नभचर में जितने पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, वायवीय जंतु होते हैं। अब कह रहे उभयचर, क्या जी, उभय का मतलब दोनों जगह, कहाँ पे, तो पानी, थल और जल, थल और, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो थल और जल, यानी जल में और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम से बस खाली आपको परिभाषा, ये ऐसी नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कक्षा 4-5 में बिल्कुल होता है। तो ये हो गया थल और जल, तो इसमें मेढक, कछुआ, मगरमच्छ, ये सब आते हैं ना, तो ये सब हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्या, वास, अरस्तु, क्या लिखा जी, तो अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता और पूरे विज्ञान का भी पिता कहते। थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं, किसका, वनस्पति। और लिनियस साहब को वर्गीकरण का पिता कहते। अरे समझ में आ गया। उसके बाद क्या जी, पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण, पौधों का अभी जंतुओं का कर दिए कुछ गुण के आधार पे, अंडे देने वाले, संरचना के आधार पे, प्रजनन के आधार पे, वास स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, एक लिंगी और द्विलिंगी। और पौधों में देखते हैं तो पौधों का आधार जो वर्गीकरण ऐसे देखें तो बांटा गया है पुष्प के आधार पे, आकार के आधार पे और उम्र के आधार पे। क्या जी, ठीक है। तो ये कह रहा है पुष्प के आधार पे, तो पुष्प के आधार पे कितने होते हैं, 2 टाइप के, पुष्पी और
अपुष्पी। देखो नाम से पता चला है, यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प यानी फूल खिलता है, क्या होता है, तो उनको बोलते हैं पुष्पी पौधे। क्या बोलेंगे, ऐसे पौधे जिनमें फूल खिलता है या पुष्प होता है उन्हें कहेंगे पुष्पी, और जिनमें पुष्प नहीं है उन्हें कहेंगे अपुष्पी। तो अच्छा ये बताओ, तो जो फल होता है वो फूल लगेगा तभी ना फल आएगा, तो जिसमें पुष्प है यानी फूल होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसमें फल भी होगा यानी वो फली पौधा भी हो सकता है, और जिसमें अपुष्पी होगा तो उसमें फूल ही नहीं है तो क्या फल लगेगा, नहीं ना, अरे फल नहीं ना लगेगा। तो कह रहे इसमें इन्हें क्या कहेंगे, कहेंगे अपुष्पी को अफली पौधे भी कहते, फूल नहीं तो फल नहीं, फूल नहीं तो, और इसमें फूल है तो फल भी लगेगा। क्या कह रहा है, गुलाब, कमल, कुमुदनी, आम, सरसों, सब्जियां। फिर कह रहा है अपुष्पी में, तो अच्छा ये बताओ जैसे कि इसमें हो गया, इनमें हो गया, जैसे कि ये सब अपना वृद्धि कैसे करेंगे, अपने आगे वंश को कैसे बढ़ाएंगे। इसमें तो फल लगा, फल में बीज होता है तो बीज कहीं डाल देंगे तो दोबारा उग जाएगा। ये सब, तो इन सब में क्या होता है, इनमें ना रोमा टाइप का होता है, क्या होता है, रोमेदार इनकी संरचना होती है, तो उसी से ही क्या करते हैं अपना एक नया पौधा बन जाता, जिसे अमीब एक कहते हैं, जिसे ही मांस है, मांस देखियो, मांस बता रहे हैं, फर्न, कवक, शैवाल और मांस, ये कुल जल में पाए जाते हैं। इसको आप देखे हैं, सभी लोग देखे हैं, लेकिन पता नहीं कि यही का नाम क्या है, मांस है। बरसात होता है तो बरसात के सीजन में दीवारों पे हरा हरा एक क्या होता है, काई टाइप का लग जाता है, तो उसी को कहते हैं मांस। अरे समझ में, पत्थरों पे देखे होगे, पर जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं उस सब पत्थर पे देखो मार ऐसे गद्देदार, जिसे उस पर बैठोगे तो गद्दा टाइप का लगता है। अरे ठीक है, अरे तो वही, तो यही मांस दीवारों पे ईंट में लग जाती है, तो यही क्या है, मांस। तो यानी जो पुष्पी होंगे उसमें उनको पुष्पी पौधे, जिसमें फूल नहीं खिलेगा उसमें अपुष्पी, उसमें फल भी नहीं लगेगा तो फूल नहीं। तो अब करें आकार के आधार पे, आकार के, तो आकार के आधार पे मुख्यतः 3 होते हैं, क्या होते हैं जी, मुख्यतः वो हम अलग से लिखे हैं, क्रीपर, कह रहे कि शाक, झाड़ी और वृक्ष, शाक, झाड़ी और, तो शाक वे पौधे होते हैं जिनकी मतलब जिनकी जो तना होती है बहुत कमजोर होती है, क्या होती है, जिनकी तना मतलब समझते हो ना जी, जड़ के बाद जो ऊपरी हिस्सा होता है क्या कहते हैं, तना, तो जिनकी तना क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है, उनमें लकड़ी नहीं बन सकता, काष्ठीय रूप नहीं, यानी लकड़ी उनसे नहीं बन सकता है, तो उनको बोलते हैं क्या, और इनकी लंबाई 1 मीटर से लगभग कम होती, तो उनको बोलते हैं साकी पौधे। क्या बोलते हैं, साग, नहीं साग सब्जी वाला जो साग है ना, साग जो हम लोग साग बोलते हैं, गंगा में साग बोलते हैं ना जी, तो वही साग है। कह रहे कि इसमें गेहूं, धान, मटर, घास, पुदीना, तो उसे लकड़ी बनता है, तना मजबूत होती है, इसे कैटेगरी में बटा गया है। इसमें समय पालक ओलक ये सब किस में आएगा, इसी में, किसमें जी, चना ओना इसी किस में आएगा, इसी में। फिर कह रहे झाड़ी, क्या जी, इनकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है। अब उसके बाद झाड़ी, क्या जी, तो झाड़ी की जो झाड़ी होंगे उनकी लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती, बीच में मत बोलो जी, झाड़ी, क्या जी, तो झाड़ी के इनका जो होता है जो तना होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है, क्या होती है, थोड़ा लकड़ी टाइप का होगा, क्या होगा, यानी उससे लकड़ी भी बन सकती है। उसके बाद क्या लिखा है, और बताओ, तना मजबूत होगा, उनका जो उसमें से जो शाखाएं होंगी क्या होंगी, तो मेन शाखा से छोटे छोटे किनारे से शाखाएं निकली होती हैं, और ये शाखाएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ी, मतलब एक दूसरे में फंस जाती हैं, क्या होती हैं, यानी वो बहुत घना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो उसे कहेंगे क्या, झाड़ी। क्या कहेंगे जी, तो गुलाब देखे हो ना, फिर क्या देखो, करौना देखे हो, गुड़हल देखो एक में फंसा रहता है, लकड़ी टाइप का है ना, अरे है कि नहीं, थोड़ा लकड़ी निकलता है ना उसमें, तो वही उसका जो तना है वो क्या है, थोड़ा मजबूत है, क्या जी, इनकी अपेक्षा मजबूत होता है, तो इसलिए क्या हो गया, झाड़ी। अब क्या है, वृक्ष, तो वृक्ष की जो होती है उनकी लंबाई 3 मीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, उनका तना बहुत क्या होगा, मजबूत होगा, मोटा होगा, और क्या है उनमें लकड़ी काष्ठी रूप होगा, क्या होगा, यानी बहुत अच्छी उसमें लकड़ी होगी, तो इसको कहेंगे क्या, वृक्ष। क्या कहेंगे जी, इनमें शाखाएं जो होती हैं एक लंबाई के बाद शाखा अलग अलग से एकदम क्लियर निकलती है, क्या करती है, और इन सब एक ही क्या होता है, जुड़ा रहता है, एक ही में जो सब फंस जाती है, तो इनको बोलेंगे वृक्ष। ये लिखा है क्रीप, इसमें वृक्ष में नाम बताने की जरूरत नहीं ना है, और वृक्ष देख रहे हो ना, आम पीपल ये सब का है। फिर क्या है, क्रीपर माने ये जो है ना, क्रीपर
शाख है ना, तो इसी में कैटेगरी होती है क्रीपर में रेंगने वाले। क्या होते हैं जी? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे रेंग के चलते हैं, उनके अंदर वो एक वो होता है ना, निकला रहता है, तो उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, कहीं चढ़ जाएंगे, कहीं ऐसे जमीन पे रखते हैं, तो उसको कहते हैं क्रीपर। क्या बोलते हैं जी? तो उसमें जैसे आप कहोगे हिरमाना, खरबूजा, परवल, लौकी, ये सब होता है ना जी, तो ये सब कहाँ पे आएंगे? क्रीपर में। ठीक है, अब इधर देखो, आकार हो गया आयु के आधार पे। आयु मैंने कितना, मतलब कौन 1 साल जीता है, कौन 1 साल के अंदर जी जाएगा, कौन 1 साल 2 साल तक जीता है, कौन? इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अरे होता है, तो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुत कठिन 1 वर्षीय का मतलब 1 वर्ष के अंदर ही वो क्या करेगा, तो क्या होगा, उसको लगाया जाएगा और 1 वर्ष के अंदर ही वो क्या हो जाएगा, काट पीट के। तो इसमें एक खासियत, इनको मतलब कि बोया जाता है और लास्ट में सूख के क्या हो जाते हैं, खत्म। जैसे चना लगाओगे 3-4 महीने के बाद सूखा जाएगा, गेहूं, धान, ये सब का यहाँ पे आएगा, सब्जियां, ये सब का 1 वर्ष। क्या है जी? फिर क्या, द्विवर्षीय में जो लगभग 1 साल तक तो अपने तनों वनों का विकास करते हैं, फिर उसके बाद ये क्या होता है, 2 साल तक जीते हैं। कितना जी? इनकी आयु क्या होती है, 2। तो इसमें गन्ना लगाते हैं ना, गन्ना को 1 साल में काट लिया जाता है, लेकिन देखो उसका जड़वा तो रहता है, फिर उसी में से निकलता है, अगर जोतोगे नहीं तो उसमें से निकल जाता है ना। तो ये कह रहे गन्ना, केला, ये सब किस में आते हैं, द्विवर्षीय में। बहुवर्षीय, तो बहुवर्षीय की तो बात छोड़ दो, उसमें तो बहुत ज्यादा होंगे। तो बहुवर्षीय मतलब कि जो 2 साल से अधिक जिएंगे उनके क्या कहेंगे, यानी उनकी आयु अगर 2 साल से अधिक होगी तो उसे कहेंगे बहुवर्षीय। क्या बोलेंगे? तो गुलाब, आम, पीपल, दूब। अब उसके बाद कह कुछ जंतु, कुछ पौधों की उम्र है, तो ऊंट का साल जीता है जी 29 वर्ष। कितना जी? बिल्ली 28, गाय 16, कुत्ता 20, हाथी, बकरी, घोड़ा, घरेलू मक्खी 76 दिन। क्या जी? ऐसा नहीं, 76 दिन, ये लगभग 1 महीना से लेकर 2 महीने के बीच में ये सब जीते हैं, 3 महीने के अंदर। शेर, बंदर, शुतुरमुर्ग 30 साल, तोता 15, कबूतर 35, गौरैया 20, हंस 102, बाघ 26, कछुआ 150 साल, भेड़ 20, गैंडा 40, खरगोश 13, गोरिल्ला 39, जिराफ 33, मेढक 7, गिद्ध 55, दरियाई घोड़ा 49, सुअर 80, करई सांप होता है, तू कितना 28, मच्छर 1 दिन, चूहा 1 साल, भैंस 11 से 12 साल। अब सुनो, अब इसमें ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट उतना साल जिएगा, मनुष्य अभी 60 से 70 साल। ओके, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इतना औसत है। क्या जी? कि ये लगभग इतने साल तक लगभग जिएंगे, हो सकता है उससे कम भी जिए, हो सकता है उससे, जैसे आदमी तो कौन आदमी 60, 65, 70 साल में खत्म, कुछ आदमी है वो सब कहाँ जाते हैं 80, 90, 85, कोनो 100 हो जाता है। तो जो अच्छे तरीके से खाए पिएगा वो थोड़ा लंबा चलता है, ठीक ना। अभी उसके बाद कुछ यहाँ पे पौधे हैं, तो नीम, आम, जामुन 80, 90, बरगद 100, 200, सिकोया 3000, पीपल 25। सिकोया ऐसा लंबा लंबा होता है जी, शंकु टाइप का। अरे है तो उसी बोल रहे हैं सिकोया। अब यहाँ पे सुनो, जानवरों में पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन जीता है, तो लगभग कछुआ को माना जाता है। किसको जी? पौधों में ऐसा नहीं है, मतलब और भी कोई ऐसे पौधे हैं 9000 साल तक खोजे हैं वैज्ञानिक, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ 100, ऐसा नहीं 150 साल जिएगा, एक कछुआ खोजा गया 190 साल जिया था। कितना, यानी उसकी उम्र पता लगाया गया था कितना, 190 साल। एक था 210 साल, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें जो ये है ना, ये जंतुओं में कैसे पता करेंगे कि ये कै साल का है, उनके दांतों को गिन के पता किया जाता है, ठीक है। जैसे गाय हो, देखो गांव में होता है ना कई दांत कहे, तो उसे पता लगाते हैं कि 2 साल के 3 साल, अरे दांत गिनते हैं ना जी। तो जंतुओं में दांत गिन के, और वृक्षों में उसकी जो लकड़ी होती है उसमें वलय होती है, ऐसे काट के ऐसे वलय होती है, तो इन वलयों को गिन के हम उम्र पता